स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछला वीडियो जो राजस्थान जीके का हमने बनाया था उसमें हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे थे, 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। आप यूं समझ लीजिए कि हमने उसका आधा भाग पढ़ लिया था, आधा भाग आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो फिर बात आई कि हम पार्ट 1 में क्या पढ़ लिया हमने, पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो सिंपल सी चीज, पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि अंग्रेजों की जो सैनिक छावनियां थी, जो मिलिट्री कैंटोनमेंट थे, वहां पर क्रांति कैसे कैसे हुई थी। जैसे यदि आपको याद हो, पिछला वीडियो देखा तो आपने देखा होगा, हमने पढ़ा नसीराबाद में क्रांति किस प्रकार हुई, नीमच में क्रांति किस प्रकार हुई, देवली छावनी में कैसे हुई, किस प्रकार एरिनपुरा के जो विद्रोही थे वो कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिल गए थे, जो कि आउवा के सामंत थे, और उन कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिलकर उन्होंने किस प्रकार क्रांति की थी। हमने शुरू में यह भी पढ़ा था कि टोटल छावनियां तो 6 थी, जो मिलिट्री कैंटोनमेंट थी वो 6 थी, लेकिन जो क्रांति हुई थी, जो रिवोल्ट हुई थी, जो म्यूटिनी हुई थी, वो केवल इन 4 जगह पे हुई थी। तो वो 2 कौन सी थी जहां पर नहीं हुई। हमने ये भी पढ़ा था कि वो एक ब्यावर थी और एक खेरवाड़ा थी। तो फिर आज क्या बचा, तो हम कहते हैं कि जब हालांकि चर्बी वाले कारतूसों की वजह से सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था, लेकिन केवल सैनिकों में नहीं था, सामान्य जो जनमानस था उसमें भी उतना ही असंतोष था, और सामान्य जनमानस ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी। तो वे राजस्थान में कौन कौन से पार्ट थे जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ 57 की क्रांति हो गई थी, जनता क्रांति में शामिल हो गई थी, या जहां पर अंग्रेजों को विद्रोह का सामना करना पड़ा था, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज हम कोटा के बारे में पढ़ेंगे, सबसे बड़ा जन विद्रोह कोटा के अंदर ही हुआ था, तो हम कोटा के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे जैसे हम कोटा के बाद हम टोंक के बारे में पढ़ेंगे, हम भरतपुर, अलवर और धौलपुर के बारे में पढ़ते हैं, अलवर के बारे में पढ़ेंगे, धौलपुर के बारे में पढ़ेंगे, आपके जयपुर के बारे में पढ़ेंगे। हम तात्या टोपे की राजस्थान में क्या क्या गतिविधियां रही थी उनके बारे में देखेंगे। हम उन अमर सेठ, अमरचंद बांठिया के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम क्रांति का भामाशाह कहते हैं। हम हमारे राजाओं की भूमिका देखेंगे, किस राजाओं ने किस प्रकार अंग्रेजों का साथ दिया था। ये तमाम चीजें आज वाले में हम नोटिस करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो छावनी वाला पढ़ लिया, आज अलग अलग सेंटर पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा सेंटर जो जहां पर क्रांति हुई थी वो था कोटा। तो कोटा के अंदर क्रांति कैसे हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि कोटा में जन विद्रोह। एक नोटिस करने वाली बात यह है, जन मतलब पब्लिक रिवोल्ट। राजस्थान में जनता ने सबसे बड़ा यदि विद्रोह कहीं पर किया था तो कोटा। सिंपल प्री का क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन से स्थान पर राजस्थान में जनता ने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग ले लिया था, तो कोटा के अंदर ले लिया था। नाम से पता चलता है जन विद्रोह। फिर दूसरी बात आती है कब हुआ, तो हम कहते हैं ये 15 अक्टूबर 1857 को हो गया था। फिर कौन थे करने वाले, किसके खिलाफ हुआ, अंग्रेज कौन था, यहाँ पे राजा कौन था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कोटा में जनता ने विद्रोह किया, 15 अक्टूबर 1857 को कर दिया था। 2 बंदे हैं, एक वकील जयदयाल, एक रिसालदार मेहराब खान। अंग्रेजों के और राजा के बीच में एक कर्मचारी हुआ करता था, राजा की तरफ से कर्मचारी हुआ करता था जिसको बोलते थे वकील, और राजा की तरफ से जो वकील था वो जयदयाल था। लेकिन इस क्रांति से थोड़े दिन पहले जयदयाल को हटा दिया गया था। तो जयदयाल पहले राजा और अंग्रेजों के बीच की कड़ी था, वकील था उनके बीच में, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। ऐसे सेना को बोलते थे रिसाला। तो सेना का एक अधिकारी था, रिसाला का एक अधिकारी था रिसालदार, और उसका नाम था मेहराब खान। बेसिकली खुद तो करौली के रहने वाले थे मेहराब खान, लेकिन कोटा के अंदर वहां रिसालदार की नौकरी किया करते थे। तो 2 बंदे थे जिन्होंने विद्रोह किया था, एक थे वकील जयदयाल और एक थे रिसालदार मेहराब खान। राजा कौन थे, तो राजा उस समय हुआ करते थे राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड कोटा के राजा हुआ करते थे। इनके शासनकाल में विद्रोह हुआ था। अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि अंग्रेजों तथा राजा के बीच में अंग्रेजों की तरफ से जो एक अधिकारी हुआ करता था उसको पॉलिटिकल एजेंट बोला करते थे, पीए बोला करते थे, और उस समय जो पीए था वो मेजर बर्टन था। नीमच में जब क्रांति हुई थी तो मेजर बर्टन नीमच वाले विद्रोह को दबाने के लिए वहां पर गया हुआ था। समाचार मिला कि साहब कोटा के अंदर भी हालात थोड़े से खराब होते जा रहे हैं, तो मेजर बर्टन वहां से कोटा आता है और कोटा आके वहां पे राजा से मुलाकात करता है। जब मेजर बर्टन कोटा आता है राजा के पास में, 15 अक्टूबर को क्रांति हुई थी, 14 अक्टूबर को वो राजा से मुलाकात करता है।
14 अक्टूबर को राजा से मुलाकात की और उसने राजा को जाकर, बर्टन कोटा में राजा को बोलते थे महाराव, उसने महाराव को जाके कहा कि राजा साहब मुझे ये दो आदमी देखो थोड़े से टेढ़े चलते हुए दिख रहे हैं, एक तो जयदयाल और एक मेहराब खान, इनको तो पकड़ के दंड दिया जाए, इनको गिरफ्तार कर लो आप। और दो आदमी मुझे थोड़े से और डावाडोल से दिख रहे हैं, आपके अधिकारी थे राजा के, रतनलाल और जियालाल। अब ये 4 आदमी, जयदयाल, मेहराब खान, रतनलाल और जियालाल, ये आदमी मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने खिलाफ क्रांति कर सकते हैं, हमारे खिलाफ क्रांति कर सकते हैं, इसलिए प्लीज आप इनको गिरफ्तार कर लो। लेकिन राजा राम सिंह ने कहा कि सब कोई सबूत आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत, को ठोस सबूत तो है नहीं, पर मेरी जहां तक इनपुट है, मेरी जो सूचनाएं हैं वो ये कह रही है कि ये लोग अपने खिलाफ क्रांति करेंगे। राजा ने कहा कि जब तक सबूत नहीं है उनके खिलाफ तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बात जयदयाल और मेहराब खान को पता चली कि मेजर बर्टन ने महाराव को ये कहा है और महाराव ने उनको ये जवाब दिया है। कुल मिला के उनको ये पता चला कि ये अपने को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, आप यदि अपने खिलाफ सबूत मिले तो इन लोगों को लगा कि ये गिरफ्तार करें, इससे पहले अपने कुछ ना कुछ खुड़का कर ही देते हैं। तो जयदयाल और मेहराब खान दूसरे दिन तैयार हुए। मेहराब खान चूंकि सेना के अधिकारी थे, उन्होंने सेना को अपने पक्ष में लिया। जयदयाल वकील थे, थोड़े पढ़े लिखे बंदे थे, जनता को अपने साथ में लिया और इन्होंने जाके रेजिडेंसी को घेर लिया, जहां पे बर्टन रहा करता था वहां पर घेर लिया गया। और 15 अक्टूबर की बात है, क्रांति शुरुआत कर दी गई। बर्टन को मारा गया। बर्टन को मारा वो तो मारा, बर्टन के 2 बेटों को और मार दिया गया था। एक बेटे का नाम था फ्रैंक, एक बेटे का नाम था आर्थर। 2 बेटे थे, फ्रैंक और आर्थर, इन दोनों को और मार दिया। अंग्रेजों के टाबर कितने क्यूट क्यूट से होते हैं, पर उनको भी मार दिया इन्होंने। 2 डॉक्टरों को मारा गया था, एक डॉक्टर थे सेडलर, एक डॉक्टर थे सेविल क्वांटम। इन सेविल क्वांटम को मार दिया गया। मेजर बर्टन को भी मार दिया गया। मेजर बर्टन का तो कहते हैं सिर काटा गया था और सर काट के मेजर बर्टन का पूरा कोटा के अंदर घुमाया गया था। यदि किसी ने अंग्रेजों का साथ देने की कोशिश की, यदि किसी ने राजा का साथ देने की कोशिश की, तो उनका यही हश्र किया जाएगा जो हमने बर्टन, उसके 2 बेटों तथा 2 डॉक्टरों के साथ में किए। राजा ने एक बंदा भेजा अपना विद्रोहियों को समझाने के लिए, समझा के वैसे मत करो। वो बंदा गया, उसको भी मार दिया गया। महाराव ने एक प्रतिनिधि भेजा था देवीलाल, और देवीलाल की भी उन लोगों ने हत्या कर दी। कोटा पे पूरी तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया और जो महाराव थे उनको नजरबंद कर दिया गया। महाराव को इन्होंने नजरबंद, हाउस अरेस्ट कर दिया और कोटा पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। हम सब जानते हैं कि कोटा के अंदर एक वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, मथुरेश जी का मंदिर कह दो, मथुराधीश जी का मंदिर कह दो। उसके 2 महंत जी हुआ करते थे, उसके जो पुजारी जी थे, उसके जो पृष्ठ थे, उनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। पुजारी जी को जब इस बात का पता चला तो पुजारी जी जयदयाल और मेहराब खान के पास गए और उन्होंने जाके जयदयाल और मेहराब खान कहा, यार ऐसे तो मत करो यार, राजा को गिरफ्तार कर लिया यार, अंदर बंद कर रखा है, खाना पीना ही ढंग से नहीं दे रहे हो, और ये प्लान ऐसे बन रहे हैं कि सब राजा को भी मार सकते हैं। उन्होंने जाके समझाया तो जयदयाल वकील आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, इसने कहा पुजारी जी एक बात है, हम राजा को तंग नहीं करेंगे, राजा अंदर बैठा रहेगा और राजा को किसी प्रकार से तंग नहीं किया जाएगा, शासन हम हमारे पास रखेंगे, पर राजा को शारीरिक मानसिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, पर राजा को हमारे एक लेटर पर साइन करने पड़ेंगे। कन्हैयालाल जी का चलो करवा देते हैं साइन। आए राम सिंह के पास, राम सिंह को आ गए, राम सिंह जी एक साइन कर दो तो चाय पानी का प्रबंध थोड़ा ढंगा रहेगा। तो उनका मैं कागज पढ़ूंगा, कागज पढ़ के बाद में साइन करूंगा। तो जयदयाल ने कहा रहने दो, फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो पहले साइन करो, बाद में हम पढ़ के सुना देंगे। क्या राजा ने साइन कर दिए, अब जयदयाल ने पढ़ के सुनाया। कहते हैं उसमें 9 शर्तें लिखी हुई थी, ये याद रख लेना, कोई पूछे भाई कितनी कंडीशन थी उस पर, तो 9 कंडीशन लिखी हुई थी। उनकी एक कंडीशन बड़ी जोरदार थी। एक कंडीशन ये थी कि जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं महाराव राम सिंह सेकंड कोटा का राजा यह घोषणा करता हूं कि बर्टन तथा उसके पुत्रों तथा 2 डॉक्टरों की हत्या मेरे आदेश पर की गई है। कुल मिला के राम सिंह एडमिट कर रहा है कि मैंने इनको मरवाया है। कुल मिला के जो विद्रोही थे वो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे डालना चाहते थे, राजा पे डालना चाहते थे, पर मरता क्या ना करता। उसने कहा यार मैंने तो मरवाया नहीं, क्या कर रहे हो ऐसे। जयदयाल ने कहा रहने दे, चाय पानी बंद है। उसने कहा ठीक है अब करवा लो साइन। तो उसे साइन करवा लिए गए थे और उसको समझौता करना पड़ा और एक 9 शर्तों वाला जो संधि पत्र था उस पर जबरदस्ती उसको हस्ताक्षर करने पड़ गए थे। अब इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी वहां पे राजा के, राजा को लगने लग गया था कि मेरा परिवार भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इवन कोटा के राजा ने उदयपुर के जो राणा जी थे स्वरूप सिंह जी, उनके पास मैसेज किया और उनको कहा कि यार बीवी बच्चों को तो आप अपने पास में बुला लो, वरना मुझे लगता है यार ये परिवार को मेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। करौली का राजा रिश्तेदार हुआ करता था, उन्होंने करौली के राजा के पास में मैसेज भेजा कि यार कुछ हो सकता है तो देखो यार, अंदर बिठा रखा है इन लोगों ने तो मुझे। तो करौली के राजा मदनपाल थे, मदनपाल को जब ये बात पता चली तो मदनपाल ने सहायता भेजी थी। अब वापस थोड़ा सा 3 बातें याद देख लेना अपने कि विद्रोही कौन कौन थे, जयदयाल और मेहराब खान, राजा कौन थे तो राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, बर्टन।
कब क्रांति हुई? 15 अक्टूबर को जनता ने क्रांति की। याद रखने वाली बात ये थी कि बर्टन को मार दिया था, तो राजस्थान में 2 पॉलिटिकल एजेंट मार दिए गए थे। एक तो जोधपुर वाला जो मैकमेसन था, वो हमने पढ़ा था चेलावास वाले युद्ध में मर गया था, और दूसरा कोटा वाला जो बर्टन था, इसका सिर काट लिया गया था यहाँ पे। इसको इसके 2 बेटे फ्रैंक और आर्थर, और ये 2 डॉक्टर याद रखें, डॉक्टर सेडलर और डॉक्टर सेविल क्वांटम, इनको मार दिया गया था। राम सिंह को नजरबंद कर दिया था। कन्हैयालाल जी आगे समझौता करवाते हैं। 9 शर्तें थी समझौते में, एक शर्त ये थी कि बर्टन को राजा ने मारा है। अब आगे देखते हैं अपने। अब करौली के राजा थे, अभी मैंने बताया करौली के राजा थे मदनपाल, और मदनपाल ने सैनिक सहायता भेजी, और मदनपाल ने सैनिक सहायता भेज के महाराव को मुक्त करवाया। महाराव को मुक्त करवाया। कहने का मतलब है कि जो महल था, महल को विद्रोहियों से अलग कर दिया गया, विद्रोहियों को महल से हटा दिया गया। लेकिन अभी भी कोटा का जो प्रशासन था, कोटा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर विद्रोहियों की, रिबेल जो भी थे, उनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। फाइनली अंग्रेज, मार्च के अंदर अंग्रेज आए। रॉबर्ट्स अंग्रेजों का एक अफसर था, रॉबर्ट्स आया, और रॉबर्ट्स ने आके कोटा पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। हालांकि विद्रोही यहां से भागे थे, भाग के पहले वो गागरोन की तरफ गए थे, गागरोन से भंवरगढ़ चले गए थे। कहते भंवरगढ़ के सेठों ने इन विद्रोहियों को शरण दे दी थी। अंग्रेजों को जब पता चला तो प्रत्येक सेठ पे 51 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन बाद में लोगों ने दबाव बनाया गया, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, तो हालांकि वो जुर्माना वगैरह तो हटा दिया था। लेकिन एक बार तो 51 रुपए का जुर्माना लगा दिया था उनपे। विद्रोही जो थे थी हरदयाल यहाँ पे लड़ते हुए मारे गए थे, जयदयाल के भाई हुआ करते। अंग्रेजों ने राजा राम सिंह सेकंड को भी कहा कि राजा जी आपका भी मामला डाउटफुल लग रहा है हमें। राजा ने कहा मैं क्या करूं, इन लोगों ने अंदर बंद कर रखा था। नहीं नहीं, एक लेटर मिला है, और लेटर के अंदर आपने लिख रखा है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि बर्टन तथा उसके बेटों को, डॉक्टरों को मैंने मरा। उसने कहा अरे वो झूठा है, जबरदस्ती साइन करवा ले गए मेरे से तो। पर अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं, आपने भले ही नहीं मरवाया हो, लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि आप बर्टन को बचा सकते थे। जब बेचारे बर्टन ने कह दिया था कि इनको गिरफ्तार कर ले, तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किए? इसलिए राजा जी आपकी भी जो कैनन सैल्यूट्स है, जो गन सैल्यूट्स है, आपके जो तोपों की सलामी वो घटाई जाती है, और 15 से घटा के 11 की जाती है। तो याद रखना। कोई पूछेगा कि अंग्रेजों ने 57 की क्रांति में राजस्थान के कौन से राजा को पनिशमेंट दिया था, कौन से राजा को दंडित कर दिया था, तो कोटा के राम सिंह थे, और उनकी तोपों की सलामी घटा दी। ये बेइज्जती होती थी, तोपों की सलामी के आधार पर राजा का स्टेटस तय हुआ करता था। ये अपने आप में बेइज्जती का सवाल था। इधर करौली के राजा का शाबाश मेरे शेर, क्या बात है यार, कोटा सेना भेजकर तूने सहायता की है, और तेरे को आज के बाद 17 तोपों की सलामी दी जाती है। तो मदनपाल जी की तो सलामी बढ़ा दी थी, और जो राम सिंह थे उनकी सलामी घटा दी थी। ये कोटा का विद्रोह था, याद रखना। 50 शब्दों में मेंस में पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, पूछा हुआ है। और प्रीलिम्स में तो मैंने खूब सारे फैक्ट बताए, इनमें से कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। बड़ा विद्रोह राजस्थान में कहीं पर हुआ था, तो कोटा के अंदर हुआ था, छावनियों के अलावा। फिर छोटे छोटे विद्रोह तो अपने कई जगह पे थे, और कहाँ कहाँ पे। तो जैसे एक जगह आई धौलपुर। पहले एक बात सुनना, देखो धौलपुर की एक सीधी सी बात, धौलपुर में विद्रोह करने वाले भी बाहर के, विद्रोह दबाने वाले भी बाहर के। थोड़ा सा ये बात याद रखनी। पर फिर भी अपने यहाँ के लोगों का भी साथ था, अपने यहाँ के लोगों ने भी दिमाग लगाया था। गुर्जर, जो गुर्जर समुदाय है, उसने 57 की क्रांति में धौलपुर के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया था। देवा गुर्जर नेता हुआ करते थे, और देवा गुर्जर सबसे पहले गुर्जर समुदाय को वहां पर संगठित करते हैं, और संगठित करके वहां पर विद्रोह की शुरुआत करते हैं। इतने में इंदौर और ग्वालियर के अंदर विद्रोह हो रखा था, उधर मध्य भारत के अंदर विद्रोह हो रखा था। और मध्य भारत के जो विद्रोही थे, वो वहां से जब अंग्रेजों ने उनको हराना शुरू किया, तो वो भाग के धौलपुर की तरफ घुसते हैं, और धौलपुर में आके उन्होंने संगठित विद्रोह शुरू किया था। अक्टूबर के अंदर आ गए थे लोग, और इनके 2 नेता हुआ करते थे, उनके नाम याद रखना, राव रामचंद्र और हीरालाल। इन लोगों के नेतृत्व में यहां पर विद्रोह कर दिया गया था। अक्टूबर में विद्रोह कर देते हैं ये लोग। अब यहाँ के धौलपुर के राजा हुआ करते थे भगवंत सिंह जी। भगवंत सिंह जी राजा हुआ करते थे। भगवंत सिंह जी को लगा यार पार पड़ेगी नहीं, अब क्या करें। तो भगवंत सिंह जी के रिश्तेदार थे पटियाला के राजा, तो इन्होंने पटियाला के राजा के पास मैसेज भेजा कि सर प्लीज थोड़ी आप भी हेल्प कीजिए। तो पटियाला के राजा ने इनको सेना भेजी, 200 सैनिकों की एक टुकड़ी, 4 तोपें भेजी गई थी। वो आए और उन्होंने आके इन विद्रोहियों को यहाँ से बाहर निकाला था। तो कोई पूछे कि कौन सी रियासत का विद्रोह दबाने के लिए राजस्थान के बाहर से सेना बुलानी पड़ गई थी, तो धौलपुर रियासत का विद्रोह दबाने के लिए। कहाँ से सेना बुलानी पड़ गई, तो पटियाला से सेना बुलानी पड़ गई। तो कुल मिला के विद्रोह करने वाले इंदौर ग्वालियर के, विद्रोह दबाने वाले जो आए थे वो पटियाला से आए थे। तो बाहर के लोगों ने विद्रोह किया और बाहर के लोगों ने आके दबाया। फिर भी अपने देवा गुर्जर का नाम याद रखना, राव रामचंद्र और हीरालाल के नाम याद रखना। ये याद रखना कि उस समय राजा कौन थे, तो भगवंत सिंह जी थे। कहां से आर्मी बुलाई गई थी, तो पटियाला से आर्मी बुलाई गई थी। ये थोड़ा धौलपुर वाले में 2-3 बातें सीधी सीधी सी याद रख लेना। दिसंबर में सेना आके बाद में दबा के जाती। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं टोंक। टोंक के विद्रोह की एक बात मैंने आपको पढ़ा दी थी। क्या पढ़ा दी थी, मैंने बताया था कि टोंक में एक छावनी हुआ करती थी देवली,
और देवली छावनी के अंदर विद्रोह हो गया था, ये बात हमने पढ़ी थी। और दूसरी बातें हम देखते हैं इसके अलावा क्या क्या बातें हुई। तो इसके अलावा जो बातें हुई वो देख लेते हैं अपने। अब टोंक में विद्रोह किसने किया, को किसने साथ दिया, कौन खिलाफ रहा? अपने राजस्थान के जितने भी राजा थे वो अंग्रेजों को सपोर्ट किया करते थे। टोंक अपने राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। यहाँ के जो नवाब साहब थे उनका नाम था वजीरुद्दौला। तो जो वजीरुद्दौला साहब थे, जब सब राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे तो इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दे दिया। पर इनके मामा जी हुआ करते थे मीर आलम, और मीर आलम ने कहा नहीं साहब, अपने से अंग्रेजों का साथ नहीं दिया जाए, अपने क्रांति करेंगे। और मीर आलम खान साहब थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी थी। तो मीर आलम खान साहब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करते हैं। हालांकि जब सेना इनको, राजा ने अपनी सेना भेजी इनको दबाने के लिए, और उस लड़ाई के अंदर ये भी लड़ते हुए मारे गए थे मीर आलम खान। मैंने पिछली में भी बताया था आपको कि नीमच के विद्रोही जब जा रहे थे, नीमच वाले सैनिक जब जा रहे थे, निम्बा हेड़ा जो अब तो अपने चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता, उसमें टोंक का एक भाग हुआ करता था। निम्बा हेड़ा के अंदर विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था, जनता ने उनका स्वागत किया कि शाबाश, आप लोग अंग्रेजों को हरा के आ रहे हैं, आप लोग अंग्रेजों से लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। बाहरों फूल बरसाव टाइप का माहौल बनाया गया था वहां पे। सैनिकों ने, नीमच वाले सैनिकों ने कहा, अरे चाय पानी बाद में कर लेंगे यार, हमें फटाफट दिल्ली जाने दो। अरे तो क्या जल्दी है, चले जाना आराम से। अरे जल्दी इस बात की है कि पीछे हमारे जैक्सन लगा हुआ है, और जैक्सन पीछे आ रहा है हमें ढूंढता हुआ। अंग्रेजों का एक सेनापति हुआ करता था कर्नल जैक्सन, और वो हमारा पीछा कर रहा है। तो निम्बा हेड़ा के अंदर एक बंदा हुआ करते थे ताराचंद पटेल, और ताराचंद जी ने कहा कि आप तो चिंता ही मत करो, आप तो आराम से जाओ, जब जैक्सन आएगा तो हम निम्बा हेड़ा में डांस करवा लेंगे उससे। नीमच वाले विद्रोहियों को वहां से निकाला, पीछे जैक्सन आया तो बाकायदा ताराचंद पटेल और निम्बा हेड़ा के लोगों ने एक सेना बना के उनका मुकाबला किया, उनको तब तक रोके रखा जब तक कि नीमच वाले सेफ वहां से निकल नहीं गए थे। हालांकि ताराचंद पटेल को बाद में पकड़ लिया गया था और कहते तोप के सामने खड़ा करके ताराचंद पटेल को उड़ा दिया गया था। एक नाटक लिखा गया आजमाइश, आजमाइश नाम का नाटक, मोहम्मद मुजीब नाम के एक राइटर में मोहम्मद मुजीब ने नाटक लिखा, और मोहम्मद मुजीब कहते हैं उसके अंदर कि टोंक में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो दोनों बातें याद रखना। कोई पूछेगी राजस्थान में 57 की क्रांति में कौन सी जगह पे महिलाएं भाग लेती है, तो टोंक। ये जानकारी आपको कहां से मिलती है, तो नाटक आजमाइश से। नाटक आजमाइश किसने लिखा था, तो मोहम्मद मुजीब ने लिखा था। लिखा होगा यहाँ पे, मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश के अंदर कहा कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ये टोंक वाली बातें याद रखना भाई, मेंस में भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद हम बढ़ते हैं भरतपुर। भरतपुर में सीधी सीधी सी बात है, जैसे मैंने बताया कि धौलपुर में गुर्जर जो समुदाय था उसने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी, वैसे वैसे यहाँ पे गुर्जर तो थे, मेवाड़, तो जो वीर गुर्जर है अपने, इन लोगों ने धौलपुर और भरतपुर दोनों क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ 57 की क्रांति का बिगुल बजा दिया था। बड़े जोर शोर से उनके खिलाफ लड़े थे, जीवट वाली कौम लड़ी उस टाइम, तो गुर्जर और मेव दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते। मतलब इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया था जनता ने यहाँ पे कि यहाँ के राजा हुआ करते थे जसवंत सिंह जी, उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा था मॉरिसन, उस मॉरिसन को बुलाया और मॉरिसन को बुला कर, भैया मॉरिसन प्लीज भरतपुर छोड़ दो, उधर आगरा की तरफ चले जाओ, आप तो अंग्रेजों वाले इलाके में चले जाओ। उसने क्यों छोड़ दूं, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट हूँ, और क्या हो जाएगा यहाँ पे रहूंगा तो जसवंत सिंह जी ने कहा क्या हो जाएगा, जवाब मेरे पास तो है नहीं, पर तेरे जो साथी दो, जोधपुर वाला मैकमेसन और कोटा वाला बर्टन, उन दोनों के पास इसका जवाब है कि क्या हो सकता है, इसलिए प्लीज चला जाए यार, हमारे पे क्यों फालतू में हत्या का आरोप लगवाए तू। तो मॉरिसन यहाँ से छोड़ के चला गया था। तो याद रखना कि कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट को कहा गया कि उसे वह जगह छोड़ देनी चाहिए, तो मॉरिसन को कहा गया था। ऐसा किसने कहा, तो भरतपुर के राजा ने कहा। भरतपुर के राजा कौन थे, तो जसवंत सिंह जी थे। जनता, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता में भी मुख्य समुदाय कौन से थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया, तो गुर्जरों ने किया था और मेओं ने किया था। बड़े बड़े विद्रोह की बातें तो ये, फिर थोड़ी थोड़ी बातें और है अपने और पढ़ते हैं। जैसे जयपुर के अंदर विद्रोह, तो जयपुर के अंदर अब थोड़ा और याद रखना, कोटा में राजा थे राम सिंह सेकंड, और जो जयपुर में राजा थे उनका भी नाम था राम सिंह सेकंड। इनके दो बात और देखना, एक तो इनके कोई मंत्री थे शिव सिंह, ये तो कोई भूतपूर्व मंत्री थे। एक इनके असिस्टेंट थे शिवदीन। राजा ने शिव सिंह जी से पूछा कि शिव सिंह जी क्या करने चाहिए, शिव सिंह जी ने कहा कुछ ही नहीं, अपने मुगल बादशाह का साथ दो, बहादुर शाह जफर का साथ दो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, आपको भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। शिवदीन, पर शिव सिंह पहले मंत्री हट चुके थे, शिवदीन उन दिनों के अंदर इनका पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था। और शिवदीन ने कहा अरे अरे दिमाग खराब है, अपने कोई अंग्रेजों का खिलाफ नहीं लड़ना, अपने को तो अंग्रेजों का साथ देना है, तन मन धन से अंग्रेजों का साथ देना है। तो बाद में राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का इसके अंदर साथ दिया था। पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे ईडन,
और ईडन ने राम सिंह जी कहा कि राम सिंह जी 3 आदमियों पे मेरे को डाउट लगता है, इन तीनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, इन तीनों को आप देख लो यार, ये मुझे लगता है ये क्रांति कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इनको अपने देख लेंगे, आप चिंता ही मत करो कोई। वो 3 आदमी कौन कौन थे ये और देख लेते हैं। 3 बंदे थे, एक थे सादुल्ला खां, सादुल्ला खां, इनको तो जयपुर से बाहर निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था इनको। और 2 थे विलायत खां और उस्मान खान, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उस्मान खान के घर पे तो हथियार मिले थे, कहा कि ये तीनों मिलकर मुगल बादशाह से बातचीत कर रहे हैं, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। कुल मिला के कोटा वाले राम सिंह को जब वहां के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने कहा कि विद्रोहियों को गिरफ्तार कर, तो उसने गिरफ्तार नहीं किया। जयपुर के राम सिंह सेकंड को यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने जब कहा कि गिरफ्तार कर ले, तो इसने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज बड़े राजी हुए, अंग्रेजों ने राजी होगा कि शाबाश, आप स्टार ऑफ इंडिया हो। ऐसा सितार ए हिंद की उपाधि दी थी, और इनको कोटपुतली वाला जो अपने इलाका है, ये कोटपुतली वाला परगना इनको दे दिया था। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। गलत देखो, एक बड़ी जोरदार सी बात बताऊं, चलो आगे आएगी, मैं आगे समझा दूंगा इसके अंदर। इसके बाद आगे का पढ़ते हैं हम, और कहां पे क्या विद्रोह हुआ था। तो अलवर में तो कोई खास बात नहीं थी। अलवर में 2 चीज याद रखनी, जो राजा था उनका नाम था विनय सिंह। आप इन्हीं का नाम है ना कई जगह बन्ने सिंह देखते हो, तो ना कुछ भी नाम मिल जाए तो बन्ने सिंह का दो या विनय सिंह का दो, दोनों एक ही बात है। इन्होंने, राजा जब सारे सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने सपोर्ट किया। पर इनके जो दीवान थे, दीवान का मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री बेसिकली, जो प्रमुख मंत्री हुआ करता था उसको दीवान बोलते थे, उनका नाम था फैजुल्ला खान। और फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। फैजल ने कहा कि अपने भाई साहब, दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला ले लेंगे। तो फैजल जरूर उधर से लड़ा था, बाकी राजा तो अंग्रेजों की तरफ ही थे। तो अलवर में इतनी 2 ही बातें याद रखने, और कोई रखने वाली बात याद रखने वाली। फिर अपने राजस्थान में याद रखने वाली चीज है त्यात्या टोपे। अपने भारत के एक बड़े क्रांतिकारी जो मध्य भारत के अंदर क्रांति करते हैं। पहले कानपुर में नाना साहब के साथ लड़ते हैं, नाना साहब जो अंतिम पेशवा थे उनके साथ में लड़ते हैं। बाद में झांसी की रानी के साथ चले गए थे, लक्ष्मीबाई के साथ में जाके लड़े थे। उनकी राजस्थान में क्या भूमिका थी। ये जून 1858 के आसपास तक तो अपने सेंट्रल इंडिया के अंदर लड़ रहे थे। फिर जब वहां पर अंग्रेजों से हार गए, तो उसके बाद इनको लगा यार मुझे राजस्थान की तरफ जाना चाहिए, राजस्थान में जाके सहायता प्राप्त करनी चाहिए। तो त्यात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। पहले आए थे अगस्त में, 2 बार आए थे दिसंबर में। तो ये याद रखना कि राजस्थान में कितनी बार आके गए थे, तो 2 बार आके गए थे, अगस्त 1858 और बाद में दिसंबर 1858 में आए थे। क्रांति लिखा हुआ है, जो बातें ज्यादातर क्रांति के दौरान 2 बार अपने राजस्थान है। सबसे पहले अपने भीलवाड़ा आए थे। भीलवाड़ा में जगह पड़ती है मांडलगढ़, यहां पर आए थे। टोंक एक बंदा हुआ करता था नसीर मोहम्मद खां, इन्होंने त्यात्या टोपे को जाकर आगे, त्यात्या तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इनको थोड़ी हिम्मत मिली, हौसला मिला। तो वहां पे भीलवाड़ा में एक युद्ध लड़ते हैं, ये कुवाड़ा का युद्ध। कोठारी नदी के पास में एक जगह है कुवाड़ा, वहां पर युद्ध लड़ा गया। 9 अगस्त 1858 को युद्ध हुआ। और इसके अंदर रॉबर्ट्स जो अंग्रेजों का सेनापति था वो सामने आया, और त्यात्या टोपे हार गए, और हार के यहां से निकल गए। जब जा रहे थे तो हाड़ौती होके निकल रहे थे। तो हाड़ौती में अपने हाड़ौती होके जब निकल रहे थे, तो हाड़ौती के झालावाड़ जो रियासत थी, झालावाड़ के राजा हुआ करते थे पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना त्यात्या टोपे के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दी। अपने 12th वाली बुक में एक गांव का नाम लिखा हुआ है पलायता, पर जहां तक मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है तो इस गांव का नाम रलायता है। आप चेक कर लेना और थोड़ा देख लेना गांव का नाम क्या है। उस बुक में ऐसा पलायता लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वहां से उठा लिया। रलायता होना चाहिए गांव, झालावाड़ के अंदर। इस रलायता नाम के गांव पे त्यात्या टोपे के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी आर्मी भेज दी, जाओ और त्यात्या टोपे को गिरफ्तार करके लाओ, क्योंकि राजा महाराजा सारे अंग्रेजों के समर्थक। सेना गई और सेना को त्यात्या टोपे ने कन्विंस कर लिया। और त्यात्या टोपे ने कहा अपने आपस में कोई दुश्मनी है क्या? सेना ने वैसा अपनी तो कोई दुश्मनी, तो यार तुम मेरे खिलाफ लड़ने के लिए क्यों आए? सेना ने कहा बात सही है, हम तेरी तरफ है, तू देश के लिए लड़ रहा है, हम तेरी तरफ है। केवल राजा की एक छोटी सी बटालियन थी, गोपाल बटालियन, गोपाल रेजिमेंट थी, वो जरूर राजा के पक्ष में रहे। भाग्य सारे के सारे सैनिक हो गए त्यात्या टोपे के पक्ष में। त्यात्या टोपे का हौसला बढ़ा। अब त्यात्या टोपे है रियासत के अंदर, और रियासत के अंदर आगे उसने पृथ्वी सिंह को कहा 20 लाख रुपए दे, वरना तेरे रियासत पर अपना कब्जा है। उसने कहा साहब रुपए तो है नहीं, तो इन्होंने रियासत पे कब्जा कर लिया। फाइनली पृथ्वी सिंह ने 5 लाख रुपए दिए। इतने पीछे से अंग्रेज और आ रहे थे, तो त्यात्या टोपे यहाँ से निकल जाता। तो त्यात्या टोपे 5 लाख रुपए लेके गए थे और झालावाड़ पे कब्जा कर लिया था। तो याद रखना कि कौन से राजा से 5 लाख रुपए ले लिए थे, तो झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह से ले लिए थे और झालावाड़ पे कब्जा कर लिया था। एक बार तो यहाँ से निकल गए थे, मध्य भारत की तरफ चले गए, वहां पर वापस हार का सामना करना पड़ा। दिसंबर में वापस इधर आए थे। इस बार बांसवाड़ा जीता। बांसवाड़ा के राजा थे लक्ष्मण सिंह, उनको हराया और उनको हरा के बांसवाड़ा पर भी कब्जा कर लिया था। तो त्यात्या टोपे ने राजस्थान की 2 रियासतों पर कब्जा किया था। पहले झालावाड़ पे कब्जा किया था, उसके बाद में आपके बांसवाड़ा पे कब्जा किया था। उधर पृथ्वी सिंह राजा थे, इधर आपके लक्ष्मण सिंह राजा थे। इन 2 रियासतों पे कब्जा कर लिया।
तात्या टोपे को यह था यार राजस्थान में मुझे सहायता मिलेगी, और इसलिए वो बंदा राजस्थान में जैसलमेर को छोड़ के सब रियासतों के अंदर गया था। जैसलमेर शायद पश्चिम फ्रंटियर पे काफी दूर पड़ जाता था, इसलिए नहीं गए होंगे उधर, या बंदा इधर आगे ज्यादा निकल ही नहीं पाया था रेगिस्तान की तरफ, इधर ही अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ गया। मुझे कई बार पर्सनली लगता है कि उधर जैसलमेर में भाटी थे ना, भाटी तो खुद ही तात्या टोपे जैसे ही थे, तो उनको तात्या टोपे को लगा यार जो कुछ लेके गया उधर लूटपाट नहीं कर ले, और तात्या टोपे बेचारा जैसलमेर तो गया ही नहीं था, बाकी सब जगह अपने गया था। तो जब गया तो उसकी सहायता किस किसने की, तो दो तो बंदे मैंने आपको कुशाल सिंह चंपावत के अंदर ही बताए थे कि मेवाड़ के अंदर अपने दो ठिकाने पड़ते थे, एक ठिकाना था सलुम्बर, एक ठिकाना था कोठारिया। सलुम्बर और कोठारिया नाम के अपने दो ठिकाने थे। इनके सामंत, सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोध सिंह, ये दो पक्के हैं शरण देने वालों में। हुआ क्या था, इनकी जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, उनके साथ बनती नहीं थी, और स्वरूप सिंह अंग्रेजों के साथ है, तो हम अंग्रेजों के खिलाफ, दुश्मन का दुश्मन हमेशा साथ दोस्त होता है, तो ये बाद में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी था उसका समर्थन करते थे। कहते हैं जोध सिंह ने तो एक भीमजीत चारण हुआ करते थे, बागी हुआ करते थे गंगापुर सिटी के अंदर, गंगापुर में उन्होंने अंग्रेजों को लूट लिया था, इसलिए भीमजी चारण को भी अपने पास में शरण दी थी। तो जोध सिंह तो वैसे शरण देने वाले आदमियों में जाना जाता, कुशाल सिंह चांपावत को भी शरण दी थी, और ऐसे ही इन्होंने तात्या टोपे को भी शरण दी। बीकानेर का राजा हुआ करता था सरदार सिंह, उसने तात्या टोपे जब उसके पास गए तो उसको 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी, और तात्या टोपे को तो एक युद्ध आया था, अंग्रेजों ने जब युद्ध रहा तात्या टोपे के 600 सैनिक पकड़ लिए गए थे, सरेंडर किया था। कहते हैं इन 600 सैनिकों की सजा ही सरदार सिंह ने माफ करवाई थी। पर यहाँ पे ना सरदार सिंह वाला रोल बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा जोरदार। हम वैसे सरदार सिंह के बारे में एक बात पढ़ते हैं कि सरदार सिंह राजस्थान के वह एकमात्र राजा है जिन्होंने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। मतलब सारे राजा अंग्रेजों के साथ थे, पर बाकी वाले राजा वैसे थे कि सेना चली जाएगी लड़ लेंगे, पर किसी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया था तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे। जो आउट ऑफ द स्टेट जाके लड़ा था तो बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे। ऐसा कहते हैं कि हरियाणा में एक जगह पड़ती है हिसार, हिसार का नाम सुना होगा, हिसार के पास में एक जगह बाड़लू, इस बाड़लू नाम की जगह पे जाके वो अंग्रेजों की तरफ से लड़के आए थे। पंजाब, उस समय पंजाब लगता था, तो पंजाब राज्य के बाड़लू नाम की जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो रहा था और जाके लड़के आए थे। हालांकि जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं इसको, तब हमें लगता है कि यार कहाँ ठेठ बीकानेर पड़ा और यहाँ से एक बंदा लड़ने के लिए हिसार चला गया, बाड़लू चला गया। पर यदि उस समय के अनुसार आप देखोगे तो आप चेक करोगे कि वहां तक लगभग बीकानेर स्टेट हुआ करता था, इसलिए ये आदमी अपने स्टेट से कोई थोड़ा बहुत बाहर जाके लड़के आया था। हिसार तक या हरियाणा के काफी हिस्से तक बीकानेर का कब्जा हुआ करता था, इसलिए वहां आसपास में जाके पे लड़के आ गया होगा। पर अंग्रेज बड़े राजी हुए थे। अंग्रेजों ने अपने हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है टिब्बी, उस टिब्बी क्षेत्र के 41 गांव दिए थे, 41 गांव गिफ्ट के अंदर दिए। तो इस आदमी का कैरेक्टर बड़ा अजीब सा समझ में आता है। ये तात्या टोपे की सहायता कर रहा था, नाना साहब की सहायता की थी, तात्या टोपे के सैनिकों को इसने आत्मसमर्पण जब कर दिया था तो उनको बचाया था, अंग्रेजों से उन्हें माफी दिलवाई थी, तात्या टोपे की सहायता की थी। भगवान जाने क्या था क्या नहीं था। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना लिखा गया है उससे ज्यादा, उससे बहुत कहीं ज्यादा नहीं लिखा गया है। मैं किसी एक दूसरे इतिहासकार का कहीं कोट पढ़ रहा था, वो कहता है कि उस समय अंग्रेजों की जो गोपनीय रिपोर्ट थी, वो कुछ रिपोर्ट ये भी थी कि जयपुर का राजा और बीकानेर का राजा दोनों मिलके उस समय रूस के राजा से कांटेक्ट कर रहे थे, और रूस के राजा जार को कह रहे थे कि जब अंग्रेजों के खिलाफ इधर क्रांति हो तो तू भारत पर आक्रमण कर देना और हम तेरे साथ में हो जाएंगे। हो सकता है कि रूस का राजा आक्रमण नहीं कर पाया और उसने नहीं भी किया था, हमने देखा है। और तब इस स्थिति में इनको लगा कि चूंकि अंग्रेजों के साथ संधि है तो किसी मन से या बिना मन से अंग्रेजों के साथ भी लड़ लिए। चूंकि विद्रोहियों के साथ में इनकी कहीं ना कहीं भावना रही होगी, इसलिए विद्रोहियों को भी समर्थन दे दिया। दूसरी बात यह भी लगती है कि उस समय किसने सोचा होगा कि ये इतना बड़ा विद्रोह है जब चल रहा था, इसके माध्यम से इतना कुछ हो सकता है। इसलिए तात्या टोपे जब बीकानेर आए तो उनकी भी सहायता कर दी गई, और अंग्रेजों को तो चूंकि संधि थी तो अंग्रेजों की सहायता करनी पड़ती। कई सारे कैरेक्टर हैं। हम हिस्ट्री को वन साइडेड अप्रोच से देखते हैं तो वो एक जैसी दिखती है। जैसे मैं हमेशा जब बीकानेर पढ़ाता हूँ, मेरे पिछले 2 वीडियो बीकानेर के इतिहास वाले आप देखेंगे तो बीकानेर में एक राजा है गंगा सिंह, और हम उनकी छवि 2 रूप में देखते हैं। एक तो जन नेता के रूप में देखते हैं कि पब्लिक वेलफेयर के उन्होंने खूब सारे काम करवाए थे। एक ब्रिटिश सपोर्टर के रूप में उनकी बहुत अच्छी छवि देखते हैं कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बक्सर रिवोल्ट के अंदर अंग्रेजों का साथ देने के लिए चले गए थे। पर उसी आदमी के बारे में एक फैक्ट है कि राजस्थान के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा, उनकी मेजबानी में 45 दिन तक बीकानेर के अंदर रहे थे। जब गंगा सिंह का राजतिलक की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तब वहां पे गए हुए थे और वहां पे रह के आए थे खूब दिन तक। तो
खूब सारे विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। हमें जिस साइड का जो पता चलता है उसके आधार पर हम गालियां निकाल देते हैं, उसके आधार पर हम अच्छा ही हम बता देते हैं। अल्लाह जाने क्या सही बात थी क्या नहीं थी उसके अंदर। हिस्ट्री अपने आप में जैसे जैसे लिखी जाएगी, जैसे जैसे नए आयाम आते जाएंगे, रीराइटिंग होगी, नए नए पलड़े खुलेंगे, नई नई चीजें सामने आती रहेगी। जब तक वो नहीं आती तब तक हम ऐसी हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं हमेशा। फाइनली फिर तात्या टोपे को यहाँ से निकलना पड़ा था, और यहाँ से जब चले गए थे नरवर के जंगलों के अंदर छुपे हुए थे तात्या टोपे, और वहाँ नरवर के जंगलों के अंदर इनका एक दोस्त था मान सिंह, और उस मान सिंह ने इनको गिरफ्तार करवा दिया था। उसने इनके साथ में बिट्रायल किया, उसने विश्वासघात किया और उसने गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेजों को जब इतना बड़ा क्रांतिकारी मिला तो अंग्रेजों ने उन्हें शिवपुरी के अंदर फांसी लगा दी थी। 18 अप्रैल 1859 को भारत माता का वो महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर झूल गया था। हालांकि अंग्रेजों ने इसकी बहुत आलोचना की है। उस समय के अंग्रेज पदाधिकारी जो हुआ करते थे, कैप्टन सोवर्स, वो लिखते हैं कि तात्या टोपे को फांसी देना अंग्रेजों का एक बड़ा अपराध है। आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी कि कौन था वो जिसने तात्या टोपे की फांसी के लिए स्वीकृति दी, कौन था वो जिसने तात्या टोपे की फांसी के लिए पुष्टि की थी, और हम शायद इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। याद रखना, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पेपर था, पर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि किसने कहा था कि तात्या टोपे को फांसी देना अंग्रेजी साम्राज्य की एक बड़ी भूल थी तथा आने वाली पीढ़ी हमें इस बारे में सवाल पूछेगी। तो कैप्टन सोवर्स। अंग्रेजों ने खूब लिखा, खूब सारी बातें क्रांति के बारे में लिखी थी, तो कैप्टन सोवर्स के बारे भी लिखी थी। ऐसा कहते हैं कि तात्या टोपे अपने सिक्कर कुछ दिन तक यहाँ पे रह के गए थे, इसलिए सिक्कर के सामंत को भी गिरफ्तार किया गया था। 1862 में सिक्कर के सामंत को भी फांसी लगा दी गई थी। हम ये भी पढ़ते सुनते हैं कि सिक्कर के अंदर तात्या टोपे के नाम पर छोटा मोटा चबूतरा या उसकी छतरी भी बनी हुई है। तो तात्या टोपे का अपने राजस्थान से खूब सारा सा लेना देना रहा था। वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो कोई मेंस में भी आपसे पूछ सकता है कि तात्या टोपे का राजस्थान में क्या योगदान था, तो याद रख लेना। फिर इसके बाद में एक बंदे के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एक थे अमरचंद बांठिया, बीकानेर के रहने वाले थे। ये तो क्या बीकानेर के रहने वाले थे, इनके परदादा जी बीकानेर के रहने वाले थे। इनके जो परदादा जी थे वो ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे, और ये ग्वालियर के नगर सेठ थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग थे। कहते हैं जब 57 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जो थे, झांसी की रानी थे, वो जब ग्वालियर पर कब्जा करते हैं, तात्या टोपे जब उनका साथ देने के लिए आ जाते हैं, उनके पास धन की कमी पड़ गई। धन की कमी पड़े, राजस्थान का बाणिया, राजस्थान का सेठ इस बात को कैसे यूं देख पाए कि धन की कमी और धन की वजह से नहीं लड़ पा रहे। कहते उन्होंने अपना सारा धन ले जाके झांसी की रानी तात्या टोपे को दे दिया था, और कहा आप तो लड़ाई करो, पैसे की चिंता आप मत करना। वो लड़े, हालांकि झांसी की रानी वहां पे लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अंग्रेजों ने जब ग्वालियर पे कब्जा किया, उनको पता चला कि झांसी की रानी को पैसे कहाँ से मिले, तो कहा साहब अमरचंद बांठिया ने दिए थे। तो अमरचंद बांठिया को फांसी लगा दी गई थी। पर हम आज भी उस व्यक्ति को याद करते हैं। अपने राजस्थान में एक परंपरा सी है कि जो भी व्यक्ति सहायता करता है, दान देता है, हम उसको भामाशाह कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भामाशाह ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, वैसे वैसे अमरचंद जो बांठिया थे उन्होंने झांसी की रानी की सहायता की थी, तो हम उनको क्रांति का भामाशाह कहने लग गए थे। तो अमरचंद बांठिया का भी याद रखना। मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे, इनके परदादा जी वहां जाके शिफ्ट हो गए थे, और अंग्रेजों ने इनको भी फांसी लगा दी थी। ये 57 की क्रांति के बारे में बड़ी बड़ी सी बातें थी। हालांकि 57 क्रांति के बारे में एक बुक है यहाँ पे नसीराबाद छावनी में, अंग्रेजों का अधिकारी था प्रिचार्ड, और प्रिचार्ड ने एक बुक लिखी थी, वो भी याद रख लेना आप, म्यूटिनी इन राजपूताना। कोई इस बुक का नाम पूछ ले तो याद रह जाए आपके। प्रिचार्ड की बुक, IT प्रिचार्ड था, उसकी बुक है म्यूटिनी इन राजपूताना। तो ये 57 की क्रांति, पहले पार्ट में हमने छावनियां पढ़ी थी, आज दूसरे पार्ट पढ़े। आज हमने तात्या टोपे और अमरचंद बांठिया के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।